और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। डॉन को पता है उसके पास सिर्फ 14 दिन बचे हैं। गाड़ी बेशक लाने में न पलटी हो, लेकिन उसे लग रहा है 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त है नहीं, 2 हफ्ते बाद निपटा दिया जाऊंगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, अतीक अहमद साबरमती जेल पहुंचा है। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ मिनट पहले अतीक, ये देख रहे हैं आप, प्रयागराज से जो पुलिस लेकर पहुंची थी साबरमती, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉन अतीक अहमद उम्र कैद की सजा के बाद साबरमती जेल पहुंचा और रिपब्लिक से पहली बार रिपब्लिक से बात की। उमेश पाल हत्याकांड पर भी बोला है, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। असद कहां है, इस पर भी बोला है। पहली बार डॉन अतीक अहमद ने मुंह खोला है रिपब्लिक के सवालों पर। उसने बड़ी बात कही है कि पहले माना जा रहा था, पहली बार कैमरे पर बोला है अतीक, पहले कहा जा रहा था फोन के जरिए जेल से अतीक जुड़ा हुआ था, असद फरार है। अतीक का कहना है जेल में जैमर लगा है, मैं फोन के जरिए नहीं जुड़ सकता हूं। असद को लेकर सवाल पूछा गया कि असद कहां है, तो असद पर क्या जवाब दिया, ये पहली बार सुनिए जरा। हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या कुछ बोला, सुनिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते? अतीक आपका पूरा परिवार जो है वो अभी गायब है। पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट निकाल के रखा हुआ है, आपकी पत्नी के खिलाफ भी वारंट है। पत्नी की कल जमानत लगी है कोर्ट में। हेलो, और असद के बारे में क्या कहोगे अतीक? कोई असद की जानकारी मुझको नहीं है। नहीं है, वो कह रहे थे फोन पर भी बातचीत होती है आपकी। नहीं, जेल इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जेल में एक मिनट फोन की बात पे, जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता है। आपके आदमी भी इधर रहते थे, ऐसी बात है? आपको क्या लगता है? अतीक ये कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, इसलिए आप वापिस आना चाहते हैं, यहाँ पे वापिस रहना चाहते हैं? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, आम बंदी की तरह हूँ, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। यूपी गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहेंगे अतीक जी? अतीक यूपी के लिए क्या कहोगे? यूपी गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना चाहोगे? तो आप सुन रहे थे, अतीक अहमद बता रहा है कि जैमर लगा था। अतीक अहमद कह रहा है मुझे नहीं पता असद कहां है। आइए, लेकिन अतीक के भाई अशरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं। अशरफ को लाया गया था, डर लग रहा है उसे। यह तस्वीर देख रहे हैं, अब तक खौफजदा नहीं था, लेकिन अब लग रहा है 14 दिन में मार दिया जाऊंगा। अशरफ को लग रहा है मेरे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अशरफ ने रिपब्लिक से बात की है, रिपब्लिक से बात करते हुए बताया है कि 14 दिन में मुझे निपटा दिया जाएगा। सुनिए। 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। सजा सुनकर पहले डॉन की रूह कांप गई और अब डॉन का भाई मौत के डर से थर थर कांप रहा है। यह कल की तस्वीर है जब सबूतों के अभाव में उमेश के अपहरण के आरोप से अशरफ बरी हो गया, लेकिन रात होते होते अशरफ को ठोके जाने का डर सताने लगा। अतीक के भाई का दावा है उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है और 2 हफ्ते बाद अशरफ को ढेर कर दिया जाएगा। कि 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। कि 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। डॉन के भाई को कैसे पता कि उसकी जिंदगी सिर्फ 14 दिन की बची है और 2 हफ्ते बाद उसे इसी बरेली जेल से निकालकर निपटा दिया जाएगा। आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या डर सता रहा है। उसे डर है कि सिर्फ 2 हफ्ते बचे मेरे पास। उसे डर है कि 2 हफ्ते में मैं निपटा दिया जाऊंगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह अशरफ को आप देख रहे हैं और यह अतीक। अशरफ प्रयागराज से बरेली भेजा जा रहा था, यानी पुलिस जब बरेली लेकर जा रही थी, रास्ते में खुद के एनकाउंटर का खुलासा किया इसने। 2 हफ्ते में एनकाउंटर का शक जताया। बोला 2 हफ्ते में फिर से जेल से मुझे निकालेंगे, किसी बहाने से जेल से बाहर लाया जाऊंगा, इसके बाद निपटा देंगे। एक बड़े अफसर ने अशरफ को धमकी दी है। अशरफ ने पुलिस अफसर का नाम नहीं बताया। वो कह रहा है एनकाउंटर हुआ
तो अफसर के नाम का खुलासा जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और योगी के पास एक बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। बंद लिफाफे में उस पुलिस अफसर का नाम होगा और अशरफ का दावा है कि परिवार के खिलाफ साजिश की जा रही है। भाभी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यह साजिश रची गई और उमेश पाल केस में हाथ होने से इनकार किया उसने। 3 साल से जेल में हूं कह रहा है, मैं आखिर कैसे साजिश रच सकता हूं। कह रहा है अशरफ ने अतीक को भी क्लीन चिट दी है। भाई साबरमती जेल से क्या कर सकते हैं। शूटआउट के वीडियो पर भी अतीक का भाई बोला है, उसका कहना है वीडियो के बारे में सुना है लेकिन पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। अशरफ ने योगी से सीबीआई जांच की मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। अब जरा सुनिए एक्सक्लूसिव डॉन के भाई अशरफ को वो क्या कह रहा है। कहाँ मिला धमकी? आज मिली है धमकी। कहाँ पे मिली धमकी? इलाहाबाद में। नहीं, वज्रवाहन नहीं पलटने का, लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। किसने धमकी दी? ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता। फिर भी आपको मैं इतने बड़े अधिकारी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, कौन अधिकारी आप हमें बताइए। नहीं, क्यों बताएं आपको हम। हत्या का जो आरोप है। नहीं, ये साजिश है। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मैं माफिया दिख रहा हूँ आपको? मैं 3 साल से जेल में हूँ, मैं माफिया हूँ? ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है। वो 5 बार के विधायक हैं और सांसद भी हैं। मैं भी 1 बार का विधायक रह चुका हूँ। मैं माफिया लग रहा हूँ आपको? वो पिछले कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ। मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ? परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी। वो प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उनको फंसा दिया गया। मैं बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। जब उमेश पाल जी ने अपहरण का मुकदमा लिखाया था तब भी मैं जेल में था। अब उनकी हत्या हो गई है तो भी मैं जेल में हूँ। मैं उससे बरी होके आ रहा हूँ, आपके सामने हूँ। मेरे पास मेरे अधिवक्ता मिलने आते हैं तो LIU बैठ के मुलाकात कराती है। कौन आएगा मुझसे मिलने? लेकिन 50 कैमरे लगे हुए हैं। लोग मिलने के लिए आए थे और कोई नहीं आया था। 50 कैमरे लगे हुए हैं। LIU के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है। अधिवक्ता तक के सामने बैठा के LIU के सामने मुलाकात कराई जाती है। मैं साजिश रचूंगा। अशरफ कह रहा है मैं साजिश नहीं रच सकता। ये बात अलग है, हर क्राइम करने वाला यही कहता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया। अब आपको बताता हूं, लेकिन अशरफ की क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। अशरफ की शराफत आपने सुन ली, क्या कुछ कहना चाह रहा था। यह भी कह रहा है कि 14 दिन बचे। यह है क्राइम कुंडली की 53 केस दर्ज हैं अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ। उमेश पाल के अपहरण केस में जरूर बरी हुआ है, लेकिन उमेश की हत्या की साजिश में आरोपी है, नामजद FIR में। 52 केस में अशरफ अभी भी आरोपी है, 1 में बरी हुआ। अशरफ दूसरे मामलों में अंडर ट्रायल है, 52 मामलों में ट्रायल चल रहा है लगभग। राजूपाल की हत्या के मामले में भी आरोपी है और 2005 में राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या की थी अशरफ ने। राजूपाल ने चुनाव में अशरफ को शिकस्त दी थी। अशरफ की हार के बाद राजूपाल पर हमले हुए। राजूपाल पर 1-2 नहीं 3 जानलेवा हमले हुए थे। अशरफ की 27 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है और अशरफ पर अब तक यह एक्शन लिया गया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। अशरफ ने आगे की बातचीत में बताया कि आखिर उमेश पाल की हत्याकांड में उसका क्या इन्वॉल्वमेंट। मुझे पता चला है कि कोई वीडियो फुटेज सामने आई है, उसमें कुछ मिलते जुलते चेहरे हैं। कौन है मुझे नहीं पता, ना मैंने वो फुटेज देखा है ना मुझे दिखाई गई है और ना मैं देख सकता हूँ। बहुत सारे लोग प्रचार में रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं। किसी की किसी से दुश्मनी है, अगर कुछ है तो उसका मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? उमेश पाल हत्याकांड में क्या सच्चाई है?
मैं बार बार एक ही जवाब दे रहा हूं कि मैं जेल में हूं। मैं क्या बता पाऊंगा कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है? मैं कैसे बता पाऊंगा? किसने हत्या करवाया? जेल कहा जा रहा है मुझे क्या पता? जेल में बैठ करके हत्या करवाया। एक गुजरात जेल में है, मैं बरेली जेल में हूँ। मेरे समझ से परे है कि ये कैसे षड्यंत्र हो सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं या वो क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये मांग कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके द्वारा कि इस मामले की सीबीआई जांच करवा दें, क्योंकि ये कोई भयंकर षड्यंत्र है। मेरी भाभी चुनाव लड़ने वाली थी मेयर का, उनका टिकट हो गया था बहुजन समाज पार्टी से, उनको भी फंसा दिया गया, 2 छोटे बच्चों को गायब कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीरो टॉलरेंस की बात कही है, जीरो टॉलरेंस की बात कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी फर्जी मुकदमे झेल चुके हैं। मेरा दर्द वो मेरी पीड़ा समझेंगे, वो मेरी पीड़ा समझेंगे। वो भी फर्जी मुकदमे झेल चुके हैं। लेकिन जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि विधायक रहे हुए व्यक्ति को निपटा देने की धमकी दी जाए। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता है। तो कहाँ मिला धमकी? आज मिली है धमकी। कहाँ पे मिली धमकी? इलाहाबाद में। नहीं, वज्रवाहन नहीं पलटने का, लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर किसी बहाने से निकाल के निपटा दिए जाओगे। किसने धमकी दी? ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता। फिर भी आपको मैं इतने बड़े अधिकारी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, कौन अधिकारी आप हमें बताइए। नहीं, क्यों बताएं आपको हम? की भी हत्या का जो आरोप है। नहीं, ये साजिश है। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मैं माफिया दिख रहा हूँ आपको? मैं 3 साल से जेल में हूँ, मैं माफिया हूँ? ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है। वो 5 बार के विधायक हैं और सांसद भी हैं। मैं भी 1 बार का विधायक रह चुका हूँ। मैं माफिया लगता हूँ आपको? वो पिछले कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ। मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ? परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी। वो प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उनको फंसा दिया गया। मैं बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। जब उमेश पाल जी ने अपहरण का मुकदमा लिखाया था तब भी मैं जेल में था। अब उनकी हत्या हो गई है तो भी। आप सुन रहे थे अतीक के भाई अशरफ को, जिसे अपनी मौत का डर है। उसे लग रहा है 14 दिन में मार दिया जाऊंगा। अतीक की तस्वीर आप देख रहे हैं। अतीक साबरमती जेल पहुंच गए। उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन खबर यह है कि अतीक को जिस जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई, अतीक का डर और खौफ आपको पता है प्रयागराज में क्या रहा। जिस जज ने अतीक को सजा सुनाई है उसे भी खतरा है, इसलिए उस जज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, उस जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह आप देख रहे हैं जज जिनका नाम दिनेश चंद्र शुक्ला है, इन्होंने अतीक को सजा सुनाई उम्र कैद की। और मूव कीजिए इसे। जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनाई अतीक को उम्र कैद के बाद जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिनेश चंद्र शुक्ला को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायबरेली में दिनेश चंद्र शुक्ला का जन्म हुआ था और भदोही में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से करियर की शुरुआत की थी इन्होंने। 2011 में इलाहाबाद के एडिशनल सिविल जज बने। 2022 में प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़ गए। पहले भी कई नेताओं को सजा सुना चुके हैं। योगी सरकार के मंत्री नंदी को 1 साल की सजा भी दिनेश चंद्र जी ने सुनाई थी। समाजवादी पार्टी विधायक विजमा यादव को 1.5 साल की सजा सुनाई थी और 22 साल पुराने केस में यह सजा सुनाई गई। अब बाहुबली अतीक को पहले केस में सजा हुई है। यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इससे पहले जज सजा सुनाने की हिम्मत कर ही नहीं पाते थे। यानी जमानत के लिए आपको आगे बताऊंगा कई जजों ने अपना नाम वापस लिया। सुनिए जरा उमेश पाल की पत्नी क्या कुछ कह रही है और राजू पाल की पत्नी क्या कह रही है। अशरफ को भी सजा होनी चाहिए थी क्योंकि ये इनका छूटना न्याय हित के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि
क्योंकि इनके जो शूटर्स हैं, इनका जो एक कुनबा है, इनकी जो एक सोच है आपराधिक की, इनकी क्योंकि सोच ये है कि जो आज इनकी सोच चल रही होगी कि चलो एक भाई को सजा पड़ा मगर अभी एक है। उनके जो शूटर्स हैं तो अब ये है कि अब अशरफ के उसमें ज़्यादा रहेंगे कि अब ये कि अब आगे जो मुकदमा चलेगा, जो ट्रायल चलेंगी, जो बयान होंगी, जो जिरा होंगी, उसको प्रभाव डालेंगे। देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी पे सब चीज छोड़ा था और मैं चाह रही हूँ कि जो उन्होंने कहा है अपने सदन में कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगी, और ये अभी चुनाव का माहौल है तो ये अगर इस तरह से शांत कर देंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। मैं न्याय तरीके से ही मांग कर रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मैं ये मान रही हूँ। मुख्यमंत्री जी चाहे दें चाहे न्यायपालिका दे, इतना अगर किसी के साथ भी होगा, शायद मेरे साथ भी होगा तो मैं भी गुस्सा आ जाऊँ, मैं भी कुछ कर लूँ। तो मैं अपने आप को रख करके उसको भी सोच लिया कि उसने वो भी इसी तरह से कर सकता है, तो ये घटना कर सकता है, मैं मान रही हूँ। राजू पाल की हत्या में आरोपी अतीक और अशरफ, उनकी पत्नी को आपने सुना। उमेश पाल की हत्या में भी ये दोनों आरोपी, उनकी पत्नी को भी आपने सुना। पहले जज ने सजा सुनाई है अतीक को। इससे पहले एक वाकया आपको बताने जा रहा हूं। अतीक का खौफ क्या हुआ करता था? खौफ यह है कि 2012 में पुलिस को अतीक की तलाश थी, कई मामलों में अतीक फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया, भाई इस आदमी को पकड़ लो। दिल्ली से अतीक अहमद गिरफ्तार भी कर लिया गया। दिल्ली के पीतमपुरा से अतीक अरेस्ट हो गया। अतीक को उत्तर प्रदेश की जेल में लाकर बंद कर दिया गया दिल्ली से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक ने उसके बाद जमानत की अर्जी लगा दी कि अब मुझे जमानत दो। 10 जजों ने अतीक केस से खुद को अलग कर लिया कि हम जमानत दे नहीं पाएंगे, न रद्द करेंगे, न जमानत देंगे। खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई को कोई तैयार नहीं था। बाद में एक जज सुनवाई के लिए राजी हुए और जो राजी भी हुए उसके बाद ही अतीक को जमानत मिल गई। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस जज ने अतीक को सजा सुनाई इसलिए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अमृतपाल, जिसे पुलिस ढूंढ रही है, उस अमृतपाल को कुटाई से डर लग रहा है। अमृतपाल को डर लग रहा है कहीं पिटाई ना हो जाए। इतना डर, इतना खौफ, जिसका भौकाल और रौला आप देख रहे थे बंदूकधारियों के साथ जो चल रहा था सड़कों पर, अब उसे डर लग रहा है। घबराहट हो रही है कि पंजाब पुलिस कहीं लठ ना चमका दे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पुलिस ढूंढ रही है शिद्दत से। आप देख रहे हैं गोल्डन टेंपल की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। भारी पुलिस बल गोल्डन टेंपल पर आज तैनात। ये तो वर्दीधारियों को देख रहे हैं, लेकिन खाकी वर्दी में, सादी ड्रेस में भी पुलिस वाले गोल्डन टेंपल और आसपास मौजूद हैं, क्योंकि अमृतपाल भेष बदल कर दर दर घूम रहा है। अमृतपाल गोल्डन टेंपल में भी जा सकता है भेष बदल कर। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आखिर अमृतपाल किस तैयारी में है, वो ये देखिए। ये आप देख रहे हैं बहरूपिये को। अमृतपाल किस शक्लो सूरत में दिख रहा है ये कोई नहीं जानता। पगड़ी बांध ली है, दाढ़ी रख ली है, बाल छोटे करा लिए हैं, कलर कर लिए हैं, कभी हैट लगाकर, कभी बड़े बाल में, कभी छाता लेकर। कभी अमृतपाल इस वेश में हो सकता है, अमृतपाल दूसरे रूप में, या अमृतपाल बड़े बालों में भी हो सकता है। अमृतपाल कहां है कोई नहीं जानता। पंजाब पुलिस के लिए भी अबूझ पहेली बनी हुई है कि अमृतपाल कहां गया। अलादीन का चिराग उसके पास है, कोई जिन्न है जो अमृतपाल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। कभी वो पंजाब में, कभी वो उत्तराखंड में, कभी वो नेपाल में, कभी वो हरियाणा में, कभी वो ब्रिटेन में। अमृतपाल कहां है? अमृतपाल को लेकिन मार पीट का डर बहुत सता रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। पुलिस से भागा भागा फिर रहा अमृतपाल अब डरा हुआ है। उसे डर सता रहा है। हथियारों की फौज लेकर घूमने वाला अब खौफजदा है। पुलिस के एक्शन के बाद अमृतपाल के पास ना अपने साथी बचे हैं और ना हथियार वाले गुर्गे। तो अब पुलिस की कुटाई से डर गया अमृतपाल।
अमृतपाल को लग रहा है पुलिस ने पकड़ लिया तो उसकी पिटाई होगी। किसी से न डरने वाले अमृतपाल को अब पंजाब पुलिस की लठ से भी घबराहट हो रही है। सरेंडर के लिए अमृतपाल ने रख दी है 3 शर्तें। कुटाई न करने के वादे पर ही अब आत्मसमर्पण करेगा। अब देखिए जरा, अमृतपाल को डर लग रहा है कहीं पुलिस वाले पीटे ना, गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले धुनाई ना कर दें, ये डर है। देख रहे हैं आप, वैसे तो पुलिस वालों के पास लाठियां होती हैं, इसलिए अमृतपाल ने 3 शर्तें रखी हैं। 3 शर्तें। पुलिस से बचकर भाग रहा है और 12 दिन से पुलिस अमृतपाल को खोज रही है। अब अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है, आत्मसमर्पण, और सरेंडर से पहले 3 शर्तें। पहली शर्त क्या है देखिए जरा, सरेंडर करे तो पुलिस पीटे नहीं, पिटाई का डर है। सोचिए, बड़े बड़े बंदूक असलहे लेकर चलने वाले को मार का डर सता रहा। सरेंडर अगर करूं तो उसे सरेंडर कहना, गिरफ्तार न कर लेना उससे पहले, क्योंकि सरेंडर होगा तो शहीद कहलाएगा, अगर गिरफ्तार हो गया तो फिर वो शहादत वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए शर्त दूसरी ये है कि सरेंडर मानना, गिरफ्तारी नहीं। तीसरा, पंजाब की जेल में ही रखा जाए, क्योंकि वहां, अब सोचिए जरा, पंजाब की जेल पर इतना इत्मीनान क्यों है? इसीलिए कोर्ट पूछ रहा है कि 80,000 पुलिस वाले ढूंढ नहीं पा रहे हैं एक अमृतपाल को, और अमृतपाल कह रहा है मुझे पंजाब की जेल में ही रखना। ये दोनों बातें अपने आप में पूरी कहानी कह रही हैं। गुरुद्वारे में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, दमदमा साहिब में सरेंडर करने की संभावना है। स्वर्ण मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पूरे पंजाब में पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। दिखते ही अमृतपाल की गिरफ्तारी की तैयारी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अमृतपाल आज प्रकट हुए अचानक फेसबुक लाइव के जरिए। देख रहे हैं आप, सहानुभूति बटोरने के लिए, क्योंकि पंजाब में कोई इनके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, अब इन्हें सहानुभूति भी नहीं मिल रही है, इसलिए आज सामने आए। क्या कुछ कहा, यह वीडियो जारी किया लंबा चौड़ा। इस वीडियो में लोगों को वर्गलाने की कोशिश करता रहा। क्या कह रहा देखिए, अमृतपाल का यह पहला वीडियो सामने आया है और 40 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो जारी किया गया। फरार होने के बाद पहली बार सामने आकर संदेश दिया। वीडियो माना जा रहा है कि 1-2 दिन पुराना वीडियो है। अन्याय के खिलाफ सिखों से लड़ने की अपील कर रहा है। कहा सिखों को बड़े मकसद के लिए एकजुट होना होगा, लेकिन सिख और बड़ा तबका कह रहा है कि सिख भागते नहीं हैं। वक्त आ गया है कि लोग कमर कस लें। पंजाब सरकार ने जुल्म की हदें पार की हैं, वो कह रहा है। बेगुनाह सिख नौजवानों को जेल में डाला है। वो सब साथी हैं जो जेल में। मेरे कई साथियों को यहां से दूर असम भेज दिया गया, उसमें चाचा, ड्राइवर और गनर भी है इनका। सरकार ने जो किया है वो ठीक नहीं है। सरकार की मंशा मुझे गिरफ्तार करने की नहीं थी। पंजाब पुलिस को अमृतपाल ने खुली चुनौती दी है। कहा कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सोचिए, जो भागा भागा फिर रहा है वो कह रहा कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। सुनिए जरा। ਜਿਹੜੀ गिरफ्तारी की गल है वो सतगुरु सच्चे पातशाह के हथ है। मैं चढ़दी कला च हाँ, कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बिखड़े पैंडे ते तोरिया, प्रीख्या लई है। ऐसा उन्हें मेरी कृपा की है कि जिहड़ी बयान तो बाहर है, एडे वड्डे घेरे तो निकल जाना, ये बड़ी वड्डी दयानंदारी सी सतगुरु सच्चे पातशाह दी। अमृतपाल कहां सरेंडर करना चाहता है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमृतपाल चाहता है गोल्डन टेंपल में आकर सरेंडर करें। यहां सिख आते हैं, सभी दर्शन के लिए पहुंचते हैं, मत्था टेकने पहुंचते हैं, तो उसे लग रहा है कि यहां सरेंडर करूंगा तो एक अलग छवि जाएगी। या फिर दूसरा विकल्प, अगली तस्वीर दिखाइए, यह आप देख रहे हैं दमदमा साहिब की तस्वीर, या फिर दूसरा दमदमा साहिब में सरेंडर करूं। अब मैं आपको बताता हूं गुरुद्वारे में सरेंडर करने के पीछे वजह क्या है, क्यों चाहता है कि गुरुद्वारे में सरेंडर करूं। उसका मिशन ही, यानी जब दुबई से आया तो उसने खालिस्तान और उसके नाम पर लोगों को वर्गलाना शुरू किया। गुरुद्वारे के पीछे वजह यह है कि अमृतपाल खालिस्तानी एजेंडा चला रहा है, धर्म के सहारे ही लोगों को गुमराह कर रहा है, खुद को नया भिंडरेवाला साबित करना चाहता है। संगठन की बागडोर भिंडरेवाला के गांव में संभाली उसने जाकर। अमृतपाल का संगठन है वारिस पंजाब दे, और नए देश के नोट में भी
भिंडरेवाला का फोटो लगा दिया। धर्म के नाम पर भड़काने की मुहिम चल रही है। दमदमा साहिब में सरेंडर करने की भी अटकलें हैं। स्वर्ण मंदिर में भी सरेंडर की संभावना जताई जा रही। ये दोनों जगह सिखों के बड़े धार्मिक स्थान हैं। भारी संख्या में सिख हमेशा इन स्थानों पर रहते हैं और ऐसी जगह पर अमृतपाल को अरेस्ट करना आसान नहीं है। अमृतपाल सरेंडर से पहले लोगों को भड़का भी सकता है। ऐसी जगह सरेंडर से खुद को धार्मिक पेश करना चाहता है और पुलिस की जांच में अमृतपाल अब बेनकाब हो चुका है। ऐसे में फिर से अमृतपाल का प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। पुलिस ने सरेंडर से पहले गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर ली है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं और उससे पहले देखिए जरा हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट कि गोल्डन टेंपल में सरेंडर करने आ सकता है, इसलिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। वारिस पंजाब डे के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने के अफवाहों के बीच पंजाब पुलिस द्वारा अकाल तख्त हरमंदिर साहिब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम इस वक्त स्वर्ण मंदिर के बाहर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि सुरक्षा पहरा जो है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। पुलिसकर्मी हालांकि इतनी तादाद में यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन आज जो पुलिसकर्मियों की तादाद है वो काफी ज्यादा है। पूरे शहर भर में जो है सर्च भी किया गया है। इससे पहले संवेदनशील जगहों पर माना जा रहा था कि पुलिस को यह इत्तला है कि अमृतपाल यहां हो सकते हैं, लेकिन उस बीच अमृतपाल की तरफ से एक वीडियो जारी कर कहा गया है कि सरबत खालसा बुलाया जाए और कई बातें रखी गई, जिससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अमृतपाल। गुरसिमरन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। गोल्डन टेंपल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अमृतपाल पता नहीं चल रहा कहां है। उसके फोन की लोकेशन का पता नहीं है। तो क्या अमृतपाल सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहा है? क्या अमृतपाल के पास सैटेलाइट फोन है इसलिए उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है? ये इसलिए कह रहा हूं, अमृतपाल की लोकेशन नहीं पता चल रही। कभी पता चलता है उत्तराखंड में, कभी हरियाणा में, कभी पता चलता है नेपाल भाग गया। फरार होने के बाद ही पुलिस पहुंच रही है, यानी अमृतपाल भाग जाता है उसके बाद पुलिस पहुंचती है। गाड़ियां इस्तेमाल होने के बाद ही पकड़ी जा रही हैं। संभावना है कि अमृतपाल के पास क्या सैटेलाइट फोन है, इसी फोन के जरिए अपने लोगों से बात कर रहा है, इसलिए सर्विलांस में अमृतपाल पकड़ा नहीं जा रहा। आमतौर पर नेटवर्क टावर के जरिए सर्विलांस का पता चलता है और टावर सिग्नल के जरिए ही लोकेशन का पता चलता है, लेकिन सैटेलाइट में नेटवर्क टावर की जरूरत नहीं होती। नाम के मुताबिक सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं ये फोन। कहीं भी किसी भी स्थान पर सैटेलाइट फोन चला सकते हैं। भारत में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। अब जरा सुनिए अमृतपाल ने फेसबुक लाइव के दौरान और क्या कुछ कहा। अपील करना भी हुण कमर कसे कर लो, जे अज असीं घरां च लोक के बैठ गए, जे अज असीं घरां च मन च विच भै पैदा कर लिया ते भविख दे विच साडी जिहड़ी नस्लां वो सानूं कदी माफ नहीं करनीआं। लेकिन अमृतपाल कहा जा रहा है पकड़ लिया जाता, कहा जा रहा है वो पंजाब में ही है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये होशियारपुर की तस्वीर और बताया जा रहा है बीती रात पंजाब पुलिस अमृतपाल तक पहुंच गई थी, अमृतपाल का पीछा कर रही थी। उस दौरान अमृतपाल भाग गया। ये होशियारपुर की तस्वीर है और यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये वो गाड़ी है पंजाब नंबर की PB10CK0527। इस गाड़ी से अमृतपाल भागा है। कहां है पुलिस को फिर नहीं पता, गाड़ी मिल गई है हमेशा की तरह। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अब अमृतपाल का पोस्टर जारी किया गया है। नाम लिखा अमृतपाल सिंह, पिता का नाम तरसेम सिंह, उम्र 30 साल, लंबाई 6 फीट। ये अमृतपाल का पोस्टर जारी किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे भागा अमृतपाल। पुलिस पीछे पीछे थी हमेशा की तरह, अमृतपाल आगे आगे था। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट को अमृतपाल का इनपुट मिला। बताया गया कि अमृतपाल कार से फरार हो रहा है। अमृतपाल के साथ ही कार में 2 से 3 और लोग मौजूद हैं। गाड़ी होशियारपुर में दिखी तो पुलिस ने फौरन पीछा करना शुरू कर दिया। इस पर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी अमृतपाल ने। पुलिस ने 37 किलोमीटर तक अमृतपाल का पीछा किया, लेकिन अमृतपाल इस दौरान चकमा देने में कामयाब हो गया। होशियारपुर के मरनैया गांव के गुरुद्वारे में अमृतपाल अपनी गाड़ी छोड़कर गाड़ी लेकर अंदर घुस गया और गाड़ी को चालू हालत में छोड़कर अमृतपाल साथी के साथ गुरुद्वारे में घुस गया और फिर गुरुद्वारे की दीवार कूदकर फरार हो गया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों का कहना यह है, सुनिए।
सर शाम का टाइम था 7:30 का। इधर इनोवा गाड़ी में पुलिस पीछे लगे हुए थे। इधर गाड़ी आई, 2 आदमी इधर उतरे गाड़ी में से, एक इधर को भाग गया, एक इधर को भाग गया। तो पुलिस ने गाड़ी ट्रेस कर ली। सारी रात सर्च ऑपरेशन चला, अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। अच्छा, तो क्या बोल रहे कि अमृतपाल है? नहीं सर, जो हमारे इधर क्रांति सिंह है ना, उन्होंने जब भी देखा उनको इन्होंने पूछा था उनकी हाइट कितनी थी ना, जो सरदार था, इन्होंने बताया इतनी ज्यादा हाइट नहीं थी। अमृतपाल का ऐसा बताते हैं हाइट ज्यादा है ना। हाँ, इसी बात फिर अंदाजा लगा रहे हैं वो अमृतपाल नहीं था। फिलहाल पंजाब पुलिस की टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मरनैया गांव को पुलिस ने पूरी तरह से घेर रखा है। गांव में आने जाने वालों की जांच की जा रही है। आसपास के गांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के 700 जवान ऑपरेशन में लगाए गए। 4 जिलों में अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एडीजीपी और एसएसपी होशियारपुर में ही कैंप कर रहे हैं। अमृतपाल की यह तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई थी। अमृतपाल ने यह सेल्फी शेयर की थी। पुलिस को चिढ़ा रहा था कि मैं तो घूम रहा हूं बेबाक बेखौफ होकर, पकड़ सको तो पकड़ लो। लेकिन इसके बगल में जो शख्स है, अब मैं इसके बारे में आपको बताने चाह रहा हूं। यह अमृतपाल का मेन हैंडलर कहा जाता है। खालिस्तान का माहौल खड़ा करने वाला है। यह पप्पल प्रीत नाम है इसका। आईएसआई से सीधे संपर्क में है पप्पल प्रीत। पंजाब में आतंक फैलाने में जुटा हुआ है। अमृतपाल को भगाने वाला भी पप्पल प्रीत है। सोचिए, इस स्थिति में भी अमृतपाल के साथ साथ भाग रहा। अब इसका एजेंडा समझिए। हर सीसीटीवी फुटेज साथ में नजर आ रहा है। ये जुगाड़ से लेकर बाइक तक अमृतपाल के साथ है। अमृतपाल ने सेल्फी भी पप्पल प्रीत के साथ डाली। पप्पल प्रीत ही अमृतपाल का मेन हैंडलर है। देशद्रोह समेत कई मामलों में आरोपी है यह शख्स। 2016 में पप्पल प्रीत गिरफ्तार भी हो चुका है। ऐसा शख्स जो अमृतपाल को अब तक बचाता आया है। तो अमृतपाल कहां है? पंजाब पुलिस अभी इस पहेली को बूझ नहीं पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मिशन 2024 कैंपेन अगेंस्ट करप्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एजेंडा सेट कर दिया। एजेंडा 2024 का, एजेंडा कर्नाटक चुनाव का और आने वाले विधानसभा चुनावों का, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने और विरोधियों को यह सीधा जाकर चुभा है, सुनिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। डरा के ईडी का केसेस लगा के, सीबीआई को लगा के उन्होंने कर्नाटक में किया। सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए ये हथकंडे जो है ना, ईडी, सीबीआई, जो केंद्रीय सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने अपोनेंटों को समय समय पर इन एजेंसियों से परेशान किया है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। सभी लोगों को देर नहीं करना चाहिए। एक होकर के मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज जो केंद्र सरकार कर रही है, वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप का पूरा जो लिहाज है, पूरा जो प्रेसिडेंस है, पूरी जो मर्यादाएं हैं, उसको खत्म कर रही है। इलेक्शन कमीशन दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं। पहले आओ ना। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं। ऐसे ही फंसाकर ईडी, सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। मैं जहां जाता हूं, लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत।
प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उससे सारे विरोधी परेशान हैं। देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। पीएम मोदी ने जो कहा विरोधी ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 24 का एजेंडा सेट कर दिया कल। साथ ही साथ पीएम मोदी ने खुद ये बातें कहकर एजेंडा सेट किया है। पीएम ने कहा है भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। जनता जानती है कि भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है। कुछ राजनीतिक दलों को इससे दिक्कत हो रही है और इसलिए भ्रष्टाचारी दल एक मंच पर आ रहे हैं। देश की जनता मालिक है और जनता मेरे साथ है। कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों से जमकर लूट हुई। सरकार ने लुटेरों से 20,000 करोड़ जब्त कर लिए। भ्रष्टाचारी अफसरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सैकड़ों भ्रष्ट अफसरों को जबरन घर भेजा गया है। बाकी भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। जब बीजेपी आती है तब भ्रष्टाचार भागता है। बीजेपी चुनाव लड़ने या जीतने तक सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, विचार है, संगठन है, आंदोलन है। हमारा लक्ष्य आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण है। मोदी दिल्ली में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बात कही। सुनिए जरा पीएम मोदी को। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है। यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। अब आइए बताता हूं आपको किनके लिए दाग अच्छे हैं, क्योंकि दाग अच्छे वालों की बहुत लंबी लिस्ट है और लिस्ट इतनी लंबी है इसीलिए कह रहा हूं कि 24 में एक मुद्दा होगा, सिर्फ करप्शन। अब आपको इससे अंदाजा लग जाएगा ये मैं क्यों कह रहा हूं। सोनिया गांधी से शुरू करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं। फिलहाल जमानत पर है सोनिया गांधी। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। अगला नाम राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में ही आरोपी हैं। राहुल गांधी भी जमानत पर ही हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ही मामला है। अवमानना केस में 2 साल की सजा भी हो चुकी है। लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता है। रेलवे में भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। जमीन के बदले नौकरी का केस है। सीबीआई ईडी मामले की जांच कर रही है। राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी के केस में आरोपी हैं। सीबीआई ईडी उनके खिलाफ भी जांच कर रही है। मीसा भारती लालू की बेटी सुपुत्री जमीन के बदले नौकरी केस में ये भी आरोपी हैं। सीबीआई ईडी का शिकंजा कस रहा है इनके ऊपर भी। तेजस्वी यादव भी जमीन के बदले नौकरी के केस में आरोपी हैं। सीबीआई ईडी ने इन पर भी शिकंजा कस दिया है। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बिहार के आरजेडी के अलावा दिल्ली आ जाएगी। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में। सीबीआई ईडी ने शिकंजा कसा है इनके ऊपर। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया है। अनिल देशमुख शरद पवार के खासम खास है। 100 करोड़ की वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगा। जेल भी रहे, 13 महीने जेल में काट कर आए। ये पूरी लिस्ट है। बड़े बड़े नेता हैं सभी, जिनमें डिप्टी सीएम से लेकर गृह मंत्री तक शामिल। नवाब मलिक शरद पवार के भरोसेमंद थे और पैसों की हेराफेरी का आरोप इनके ऊपर लगा। ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। संजय राउत उद्धव ठाकरे के खासम खास हैं। पैसे की हेराफेरी का आरोप लगा, ईडी ने गिरफ्तार किया था। 3 महीने बाद जमानत मिली। पार्थ चटर्जी ममता के करीबी मंत्री थे, शिक्षक घोटाले में जेल गए। 100 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई। के कविता केसीआर की बेटी, चंद्रशेखर राव की बेटी शराब घोटाले में आरोपी हैं और ईडी 2 बार इनसे पूछताछ कर चुकी है। कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यह दिखाने का मतलब यह था
ये जो एक्शन हो रहा है इन पर, ये एक्शन बता रहा है कि 24 में एक ही एजेंडा है कि भ्रष्टाचार पर अब जीरो टॉलरेंस। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा या आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी नीति के साथ, इसी एजेंडे के साथ 24 का चुनाव होने वाला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। करप्ट लोगों के साथ मिले हैं क्या हम? तो करप्ट लोगों को सपोर्ट वो कर रहे हैं। ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो रही है कि हम तो उसकी चोरी पकड़ रहे हैं, वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अरे आप तो बड़े बड़े चोरियां करके उनको डिफेंड करते जा रहे हैं और दूसरों को आप चोर बोल रहे हैं। हम तो अलग हो गए थे, तो एक बार का फिर तो पर जो केस पेश हो गया हम हमको फिर उधर लिया। अच्छा 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, आप फिर उस साथ हो गए हम लोग, तब फिर उन पर चल रहा है। तो आप देख न रहे जी, तो ये मामला क्या है, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भ्रष्टाचार की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये आप दिखा रहा हूं मैं आपको तस्वीर, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में। अधीर रंजन चौधरी बैठे हैं, ये खड़गे बैठे, इनकी मौजूदगी में ये बैठक हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ममता बनर्जी ने भी धरना दिया, कहा फंड रिलीज करो। यही कहना है पीएम का। किस किस पर एक्शन हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कितना एक्शन हुआ है मोदी राज में पिछले कुछ वक्त में, ये दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। दरअसल कार्रवाई जो हुई है वो ये बताती है कि कोई बख्शा नहीं गया है। देखिए आंकड़ों के साथ बता रहा हूं आपको, यानी 2014 से लेकर 2014 से 22 तक 3010 छापे पड़े हैं। 95% छापे विपक्षी नेताओं पर पड़े हैं और 1,10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। समझ रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। 2016-17 में 226 छापेमारी, 31 गिरफ्तारियां। 17-18 में 368 छापेमारी, 38 गिरफ्तारियां। 18-19 में 519 छापेमारी, 24 गिरफ्तारियां। 2019-20 में 335 छापेमारी, 41 गिरफ्तारी। 20-21 में 596 छापेमारी, 78 गिरफ्तारी। 21-22 में 572 छापेमारी, 54 गिरफ्तारी। यह हुआ है लगभग 14 से 23 के बीच में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरफ इशारा किया कि ये जो विपक्षी मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, इस मुलाकात और मिलने के पीछे वजह क्या है, सुनिए। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली। तो ठीक कर्नाटक चुनाव का आज ऐलान हुआ, चुनाव आयोग ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहे पिछले दिनों और पूरा जोर कर्नाटक के चुनाव पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं मांड्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां रोड शो कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बेलगावी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े रोड शो प्रधानमंत्री के हुए, ये इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री वैसे तो कोई चुनाव को हल्के में नहीं लेते, प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव को भी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और उनके लिए कर्नाटक बड़ा चुनाव है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। विधानसभा की 224 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे आ जाएंगे, यानी 10 को चुनाव, 13 को नतीजे। फिलहाल वहां बीजेपी की बोमई सरकार है। दोबारा वापसी के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में पीएम 7 बार कर्नाटक जा चुके हैं, कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। पिछले 1 महीने में 3 रोड शो किए और
जहां लाखों की भीड़ उन्हें देखने की उमड़ी है। ऐसे रोड शो थे क्योंकि इस चुनाव में भ्रष्टाचार का एजेंडा सबसे ऊपर है। दिल्ली से बेंगलुरु तक भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल रहे हैं। बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस से है, जिन पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी मैदान में है, जिसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को क्या कह रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते। फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो डरोगे तो नहीं ना? अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं। बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है। केजरीवाल को सुन लिया आपने, कर्नाटक में उतरने की तैयारी में। लेकिन आपको दिखाता हूं कि कर्नाटक में आखिर कौन कितने पानी में। कर्नाटक में चुनाव 10 तारीख को है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इससे पहले चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। आपके सामने आ गया, 224 सीटें हैं। 113 विधायक चाहिए कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए। बीजेपी को मिले थे 104 सीटें, कांग्रेस के पास 80, जेडीएस के पास 37 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई थी। ये कर्नाटक चुनाव का नतीजा है। वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को 36.35% वोट मिले थे, कांग्रेस को 38% से ज्यादा वोट मिले थे, जेडीएस को लगभग 18.5% वोट और अन्य के खाते में लगभग 7% वोट। और शुरू में आपको याद होगा कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं सकी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजीव शुक्ला और अरुण सिंह। We have announced a program. We are going to help women. We are going to help youth. We have launched several programs. So people are going to vote for those programs as well. And the corruption of the current government. But the video of DK Shivkumar has surfaced where he's seen distributing cash to the voters. How do you see this, sir? All these videos one should not believe. How videos are made everybody. कांग्रेस से जुड़ा है डीके शिव कुमार दिखे हैं, नोटों की गड्डी बांटते हुए, लोगों पर पैसे की बौछार करते हुए। उस वीडियो को आप किस तरह देखते हैं? अब डीके शिव कुमार की छवि क्या है? उनकी यही है, छवि ही इस प्रकार से बनी हुई है और यही काम करते हैं भ्रष्टाचार में के दलदल में पूरी कांग्रेस फंसी हुई है। एक तरफ गोमई जी का देखिए, वो कॉमन मैन, अरे एक किसानों। कर्नाटक में चुनाव है, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। डीके शिव कुमार को आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सरकारें बनवाने और कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल वाले नेता हैं। देखिए नोट फेंक रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। डीके शिव कुमार चुनाव से पहले रैली में देखिए नोट उड़ा रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप दूसरों पर लगा सकती है, उनके अपने नेता को देखिए जरा, ये देखिए ये नोट फेंके उन्होंने। डीके शिव कुमार नोट उड़ा रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात पहले मैंने आपको बताए हैं। पाकिस्तान में फिर फूड वॉर हो गया है। तस्वीर दिखाऊंगा, शहबाज शरीफ परेशान है। अब तक इतने हफ्तों में कोई इंतजाम नहीं कर पाए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, लीजिए जरा फुल स्क्रीन लीजिए। पाकिस्तान में आटे की बस आई, एक देखिए जरा, और देखिए लूट कैसे मची है, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में लोग आटे का इंतजार कर रहे हैं। आटे की का ट्रक आया नहीं कि लोग, ये देखिए जरा, दूर से इंतजार कर रहे थे। ट्रक आता नजर आया, लोग टूट पड़े। ये देख रहे हैं कैसे लटके। ये आटे के लिए लड़ाई हो रही है। पिछले दिनों ऐसे ही तस्वीरें आई थी। अभी भी पाकिस्तान में यही आलम है, यही स्थिति है। लोग ऐसे ही जूझ रहे हैं, अभी भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, जब आटा आ गया उसके बाद देखिए कैसे लूट मची। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। आटा आने के बाद जिसके हाथ में जो आए वो लूट के जा रहा है। खाने को कुछ नहीं है पाकिस्तान में। का बेड़ा गर्क कर दिया
यहाँ लोग आटे के लिए अब मर रहे हैं, बहुत हालात खराब है। आप इस हुकूमत से तंग हैं? हम बहुत ज्यादा तंग हैं। बड़ा जुल्म है जी, इससे ज्यादा जुल्म इस दुनिया में कोई भी नहीं है जैसे इन्होंने हमारे साथ किया है। आटा इतना जुल्म अपने मुल्क में कर रहे हैं, इल्जाम दूसरे मुल्कों में जुल्म लगा रहे हैं। अगर किसी गरीब बंदे को आटा नहीं मिलेगा, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में क्या हो सकता है कि रोटी नहीं खा हुकूमत ने। हाँ, मेरा बेटा कत्ल किया गया है। आपका बेटा कत्ल किया गया? ये टोटल पाकिस्तानियों पे जुल्म कर रहे हैं, ये अपने मुसलमान भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में सूरत हाल जैसी थी वैसे ही है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।